अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम और एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट इज़ ऑफ क्लास 12th और स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th कैन आल्सो सी दिस लेक्चर एंड दैट शुड बी हेल्पफुल फॉर आल्सो क्लास 10th। तो अगर आप देखोगे व्हाट इज़ दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर आप पहले बात करोगे ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये क्या है। बेसिकली जब ये लाइट, अगर आप देखोगे लाइट की डेफिनेशन आपको पता होगी। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसमें बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और होता है मैग्नेटिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेम होता है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशो होता है लाइट में वो सेम होता है। जितना कंट्रीब्यूशन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड करता है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी करता है। और ये जो लाइट होती है इसकी वेवलेंथ मेनली हमने देखी है, वो होती है 400 to 800 नैनोमीटर्स। ये इसकी वेवलेंथ होती है। इट हैज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन एंड इट पोजेस एनर्जी। ये भी हमने डिस्कस किया है। अगर आप देखोगे इस लाइट की तरफ, इस लाइट का डबल नेचर होता है। यानी इसका डबल नेचर है, लाइट का डबल नेचर होता है। डबल नेचर का मतलब क्या होता है, ये एग्जिस्ट होती है इन वेव एज वेल एज पार्टिकल। यानी ये वेव का कैरेक्टर भी दिखाती है और पार्टिकल का कैरेक्टर भी दिखाती है। दैट इज वाई अगर आप देखोगे ऑप्टिक्स में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम रे ऑप्टिक्स और दूसरी क्या हम पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स। इट इज बेसिकली द डबल नेचर ऑफ दिस लाइट। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो द 7 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। आपको पहले जानना चाहिए कि जो 7 बेसिक प्रॉपर्टी एक फोटोन की होती हैं वो क्या क्या होती है। तो अगर आप पहले देखोगे, जो पहली प्रॉपर्टी होती है इस फोटोन की, दैट इज ये जो फोटोन है इट इज बेसिकली क्वांटम और पैकेट ऑफ एनर्जीज। क्वांटम और पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी एक फोटोन में होती है क्वांटम और पैकेट ऑफ एनर्जी, और वी कैन से दैट इट इज ए पैकेट ऑफ वेव्स और इट इज ए पैकेट ऑफ एनर्जीज। सेकेंड वन इज दैट ये जो फोटोन है इसका मास, रेस्ट मास 0 होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या है, 0। रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 है क्योंकि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है और क्लासिकल मैकेनिक्स वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं किसको, मास ऑफ फोटोन को। इट हैज़ ए नेग्लिजिबल मास, और जो हम फिर क्या लेते हैं, रेस्ट मास फोटोन का 0 होता है। तीसरा चीज़, ये जो फोटोन है, फोटोन एक न्यूट्रल पार्टिकल है। क्या है, इट्स ए न्यूट्रल पार्टिकल। इसका कोई चार्ज नहीं होता है, इट्स ए न्यूट्रल पार्टिकल। दैट्स वाई समटाइम्स वी से दैट ये जो फोटोन होता है, फोटोन एक चार्जलेस एंड मासलेस पार्टिकल होता है। एंड फिफ्थ वन इज दैट जो स्पीड होती है इस फोटोन की वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ फोटोन दैट कम्स फ्रॉम द सन। यानी वी कैन से दैट दिस इज 3 लाख 1s 10s 100,000 10,000 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर्स में तो हमें डिवाइड करना है किससे, 1000 से। तो ये आ जाएगा फिर 10⁵, दैट्स 1s 10s 100,000 10,000 लाख। तो ये आ जाएगा स्पीड ऑफ फोटोन, यानी 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड है इसकी स्पीड। इसके बाद अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। इसके बाद अगर आप देखोगे ये जो फोटोन है, फोटोन जब स्ट्राइक होता है एक सरफेस से, स्ट्राइकिंग ऑन सरफेस, ये जब किसी मेटल सरफेस के साथ स्ट्राइक होता है तो ये क्या करता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स,
ये इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के साथ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करता है जब भी फोटोन किसी मेटल पे पड़ता है, और इसका जो इनिशियल मोमेंटम p एंड फाइनल मोमेंटम p ये सेम होता है, और वी कैन से दैट इट कंजर्व होता है, कंजर्व और कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है आफ्टर स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस, इसका मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। और इसके बाद अगर आप देखोगे ये जो फोटोन है, नंबर ऑफ फोटॉन्स डायरेक्टली डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, लेकिन कभी कभार इंटेंसिटी की वजह से एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीज नहीं हो सकेगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो अगर देखोगे आप ये जो लाइट है, लाइट ये दोनों फिनोमेना दिखाती हैं। अगर आपको पता होगा जो लाइट है ये दोनों फिनोमेना दिखाती हैं, यानी ये इसका वेव कैरेक्टर भी पाया जाता है कहीं एक्सपेरिमेंटों में, तो कहीं पार्टिकल कैरेक्टर भी पाया जाता है। तो अगर आप देखोगे जो वेव कैरेक्टर है, इसका वेव कैरेक्टर वो मेनली पाया जाता है फॉर एग्जांपल पोलराइजेशन में, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इस फिनोमेना में आपको वेव कैरेक्टर मिलेगा, या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इस कैरेक्टर में भी, इस फिनोमेना में भी आपको मिलेगा क्या यहाँ पे, यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें आपको मिलेगा यहाँ पे वेव कैरेक्टर इस फिनोमेना में। और वी कैन से दैट और एक फिनोमेना है दैट्स कॉल्ड, यानी पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसमें भी आपको मिलेगा वेव कैरेक्टर। ये सब देंगे हमें क्या? वेव कैरेक्टर, ये फिनोमेनास। और पार्टिकल कैरेक्टर हमें कौन देगा? पार्टिकल कैरेक्टर देगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमें आज पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्या हमें देगा? पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ लाइट और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। जैसे मैटर का डबल नेचर होता है, यानी पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे एवरी मटेरियल इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, दोस आर कॉल्ड एटम्स, बट इट वाज द concept of John Dalton, but during the 19th century सब atomic particles have been discovered, जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है, प्रोटॉन आता है, न्यूट्रॉन आता है, बोसान आता है, डब्ल्यू बोसान, जेड बोसान, म्यूऑन, लेप्टॉन, न्यूट्रिनो, गुलियन। तो इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल जब डिस्कवर हुई तो वहाँ पे जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई। तो इस मैटर का भी दो यहाँ पे कैरेक्टर होता है, एक होता है वेव कैरेक्टर, दूसरा क्या होता है? पार्टिकल कैरेक्टर। यानी every matter is made up of atoms or particles, और we can say that जब यही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है विथ एन स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर सेकेंड अराउंड द न्यूक्लियस, तो इसका वेव कैरेक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेव। तो इन सिंपली यू कैन से दैट यहाँ पे लाइट का भी दो डबल नेचर है और मैटर का भी दो नेचर है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पहले इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी पहले हम देखेंगे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर मेटल सरफेस से कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक की डिफिनीशन है हमारे पास वो है द फिनोमिना इन विच द चार्ज्ड पार्टिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द मेटल सरफेस ड्यू टू द falling of light with a suitable intensity and frequency to remove the charged particles from the metal surface। यानी ये वो फिनोमेना होता है जिसमें एक मेटल सरफेस पे एक स्पेसिफिक वेवलेंथ प्लस इंटेंसिटी लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है फ्रॉम द मेटल सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द करंट। तो जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी जब लाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले हम देखेंगे इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप देखोगे इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है मेटल सरफेस से हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं। हम कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर मेटल सरफेस से? हमारे पास यहाँ पे फोर वी कैन से दैट हमारे पास 4 तरीके होते हैं इन ऑर्डर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। हमारे पास 4 तरीके होते हैं
इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए। तो उसमें पहला तरीका है, फॉर एग्जांपल उसमें पहला तरीका है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का मतलब है जब हम लाइट का इस्तेमाल करेंगे इन ऑर्डर टू रिमूव द मेटल सरफेस, और वी कैन से दैट जब हम लाइट का इस्तेमाल करेंगे मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे एक मेटल सरफेस से ड्यू टू लाइट, इसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स, सिंपली। दूसरा जिसको हम बोलते हैं फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन फील्ड इमिशन क्या होता है? हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, इसमें हम एक मटेरियल को रखते हैं, तो इस मटेरियल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सरफेस इलेक्ट्रॉन्स, ये चलना शुरू करते हैं, ये रिमूव होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डाइपोल ब्रेक डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव प्लेट इनको क्या करेगा? रिपल्शन। ये क्या करेगा? अट्रैक्शन। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे। इसको हम बोलेंगे फील्ड इमिशन। जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाएगा, तब उसको हम बोलते हैं फील्ड इमिशन। इसके बाद है और एक, दैट्स कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन। थर्मो इमिशन जब हम एक मटेरियल और मेटल सरफेस को हीट सप्लाई करते हैं, इस हीट की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से बाहर निकलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे थर्मियोनिक इमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे हीट की वजह से एक मेटल सरफेस से, उनको हम बोलेंगे थर्मियॉन्स। क्या बोलेंगे? थर्मियॉन्स। तीसरा और फोर्थ वन है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी इमिशन। मैं फास्ट थोड़ा बता रहा हूं। सेकेंडरी इमिशन का मतलब होता है सिंपली, जब हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करेंगे एक मेटल सरफेस से, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यानी वेन एवर द इलेक्ट्रॉन विथ हाई स्पीड और यूज टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। जब इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल किया जाएगा एक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी इमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से निकलेंगे, उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। ये हमारे पास 4 तरीके हैं एक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। एक है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, दूसरा है हमारे पास फील्ड इमिशन, तीसरा है हमारे पास थर्मियोनिक इमिशन, फोर्थ वन इज दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी इमिशन। तो ये पहले था इमिशन। तो यहाँ पे फिर डिस्कस होगा इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। अगर आप देखोगे इसमें यहाँ पे डिस्कस होगा, दैट इज उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। यानी पहले हम डिस्कस करेंगे वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन डिनोट होता है साई से, यानी वर्क फंक्शन क्या होता है एक मेटल की? वी कैन से दैट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर the metal surface such that electron can be removed from it is called work function. Or in other words, we can say that the minimum energy required for the electron or for the metal surface to remove the electron from it is called, इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। और ये जो वर्क फंक्शन होते हैं ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल और नेचर ऑफ द मेटल। एक तो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मेटल, दूसरा ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। किस पे करेगा डिपेंड? टेम्परेचर पे। देखो जब किसी मेटल का जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा मेटल का, उतना उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी और उतना इसका जो वर्क फंक्शन होगा वो कम होगा। क्योंकि वर्क फंक्शन को इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ये जो वर्क फंक्शन है इट इज़ बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड for the metal surface to remove the electron from it is also called ionization energy। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जिस मेटल का ज़्यादा बड़ा साइज होगा उसके पास उतनी लेस आयोनाइजेशन और उसके पास उतनी
लेस वर्क फंक्शन होगी। यानी वी कैन से दैट ग्रेटर द साइज ऑफ एटम, ग्रेटर द साइज ऑफ एटम, जितना एक एटम का साइज ज़्यादा होगा उतना इसकी आयोनाइजेशन और वी कैन से दैट उतना वर्क फंक्शन लेस होगा, कम होगा। स्मॉलर द साइज ऑफ एटम, लार्ज इज द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, क्योंकि जितना साइज कम होगा उतना ये इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ज़्यादा होगा। तो वर्क फंक्शन क्या आपको समझ आ गया? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। कितनी एनर्जी की ज़रूरत हमें पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को एक मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए, उसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन। क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। तो ये हो गई वर्क फंक्शन। तो ये डिपेंड करेगा एक नेचर ऑफ द मेटल और टेम्परेचर पे क्या करेगा? डिपेंड। जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वर्क फंक्शन भी कम होगी, जब साइज ऑफ मेटल ज़्यादा होगा तो उस ऑब्वियसली इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये दूर होंगे, तो इन पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स होगा वो थोड़ा वीक होगा, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो ईजिली बाहर निकलेंगे। और डाउन द ग्रुप आपको याद रखना है, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होती है? दो वजह है, एक एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, दूसरा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस है वो भी वीक होता है। तीसरा पॉइंट ये है नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो जो इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे? शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट शेल में उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स कम होगा। तो ये थी वर्क फंक्शन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, मैं फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, अगर देखोगे क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यू कैन सी हियर दैट। अगर आप देखोगे ये है फॉर एग्जांपल सोडियम का साइज इतना बड़ा है, ये है पोटेशियम, ये है रुबीडियम, ये है सीजियम। जितना मैं डाउन द ग्रुप आ रहा हूँ उतना जो साइज ऑफ एटम है ये क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? आपको याद रखना है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंक्रीज, जिसकी वजह से साइज बड़ा होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है। इनके दरमियान जो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स होगा वो यहाँ पे वीक होगा, किस में? जिसका साइज ज़्यादा बड़ा होगा। अगर आप देखोगे सीजियम का जो यहाँ पे वर्क फंक्शन होती है वो होती है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो वर्क फंक्शन हम यहाँ पे मेजर करते हैं वो करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्टेज में। तो जो सीजियम की वर्क फंक्शन है वो है फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम देखेंगे जो सोडियम की होगी ऑलमोस्ट 2.5 या 2.6 या 2.7 व्हाटसोएवर, इसकी ज़्यादा होगी क्योंकि इसका साइज कम होगा एज कम्पेयर टू सीजियम। तो दो वजह होते हैं वर्क फंक्शन में, एक होता है जो एटॉमिक साइज है ये इंक्रीज हो जाता है डाउन द ग्रुप, दूसरा नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, तीसरा वजह ये है जो ये इनर ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि s p d f ऑर्बिटल होते हैं एक मेटल में। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे सोडियम मेटल है फॉर एग्जांपल, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है सोडियम का। तो एज पर 2n² रूल पहले होगी s ऑर्बिटल, यस इसमें होगी s एंड p, इसमें होगी s p एंड d। फिर जो फोर्थ ऑर्बिटल इसके पास फिलहाल नहीं होगी क्योंकि इसके पास 11 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें आ जाएंगे 2, इसमें आ जाएंगे 6, तो इसमें आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास। वही आगे 6 और 2 हो गए 8, 8 और 3 हो गए 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं लास्ट शेल में, इनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे के पास। अगर आप देखोगे s के पास लेस एनर्जी है एज कम्पेयर टू p, एज कम्पेयर टू d, एज कम्पेयर टू f। एनर्जी जितना हम बाहर निकलते हैं एनर्जी इंक्रीज होती है, एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज। तो f के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, लेकिन f सबसे क्या लेस स्टेबल होगा, यानी स्टेबिलिटी ऑर्डर इस ऑर्डर में होगा s ग्रेटर देन p ग्रेटर देन d ग्रेटर देन f, लेकिन एनर्जी सबसे ज़्यादा f की होगी। तो इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं क्योंकि इस जो ये न्यूक्लियस है इसका फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? एक वजह ये काफ़ी दूर है इस न्यूक्लियस से, दूसरा वजह ये है ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं? स्क्रीन, ये इस बैरियर क्रिएट करते हैं, ये इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स इस पे पड़ने नहीं देते हैं। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स होना चाहिए
न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन पे वो वीक होता है। क्यों? एक तो ये दूर है इससे, दूसरा वजह ये है जो ये इलेक्ट्रॉन्स है इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करते हैं? स्क्रीन करते हैं, बैरियर क्रिएट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस का इस पे नहीं पड़ने देते हैं क्योंकि ये बीच में आते हैं इसके, ठीक। तो इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, ये फ्री रहता है, तो इस पे जब लाइट पड़ेगी तो ये रिमूव होता है। वही हमें डिस्कस करना है। देखो अगर ये मेटल सरफेस है हमारे पास, कोई भी मेटल सरफेस है, ये जो मेटल होता है इसमें होते हैं एक एटम्स होंगे इसमें, एक तो एटम्स होंगे इसमें ऑब्वियसली, दूसरा क्या होगा, इसमें होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो जब यहाँ से इस पे फोटोन पड़ेगा, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन भी यही है, जब एक रेडिएशन पड़ती है किस पे, एक सरफेस, मेटल सरफेस पे, तो वहाँ से रिमूव होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। जब यहाँ से फोटॉन्स पड़ेंगे इस पे, इस मेटल सरफेस पे, तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने मान लिया फोटॉन के पास एनर्जी ई है, ये एनर्जी स्पेंड करेगा दो कंडीशंस में। एक तो ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा टू जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होते हैं? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो इसको काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये ऐसे मूव हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी मैंने मान ली है के ई। क्या मान ली? के ई। तो अगर आप देखोगे ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा बाहर? क्योंकि इस पे इस न्यूक्लियस का फोर्स भी होगा, इस पे भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी, तो ये टाइटली बाउंड होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो किससे निकलेंगे? सरफेस से, क्योंकि ये थोड़ा न्यूक्लियस से दूर होते हैं और इनके पास जो एटम्स हैं, फर्दर एटम्स, वो इनको अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, सरफेस इलेक्ट्रॉन्स। कौन? सरफेस इलेक्ट्रॉन्स। यही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे ऑब्वियसली, ठीक। यानी E इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, psi naught is the work function of the metal and K is the kinetic energy of electrons for their motion। अगर आप देखोगे यहां पे, अगर मैं ऐसे एक ग्राफ प्लॉट करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। अगर आप देखोगे ये है फॉर एग्जांपल एनर्जी ऑफ फोटॉन, फॉर एग्जांपल ये है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ये है फॉर एग्जांपल, इसको हम बोलेंगे कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये है कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पे मैं लिखूंगा के ई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई मेटल है, फॉर एग्जांपल यही सीजियम है, इस सीजियम मेटल के पास जो वर्क फंक्शन है फॉर एग्जांपल वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैंने यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस पे एनर्जी डाली है, तो ऑब्वियसली इसकी वर्क फंक्शन में 2 खर्च होंगे। तो फॉर एग्जांपल कोलिजन्स में, कोलिजन कोई फॉर एग्जांपल कोलिजन की एनर्जी, और वी कैन से दैट जो एनर्जी लॉस हो जाएगी, वेस्ट फॉर एग्जांपल वेस्ट 0 एनर्जी हो गई क्योंकि सरफेस पे ही थे। तो जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो कितनी रहेगी? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे वर्क फंक्शन में इस्तेमाल हुए। तो कोलिजन्स मैंने मान लिए कोई कोलिजन गया ही नहीं है। फॉर एग्जांपल ये सरफेस पे ही थे, जब भी इस पे फोटॉन पड़े तो ये बाहर निकले, सीधे बाहर निकले। तो जो काइनेटिक एनर्जी बची है वो कितनी बची है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद हम अगर देखेंगे, अगर यही 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं तो यहाँ से 2 स्पेंड होंगे। तो मैंने मान लिया अब जो कोलिजन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन की जो वेस्ट एनर्जी हो गई वो हो गई फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बचा कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। अब मैंने फिर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस पे डाले हैं, मैंने मान लिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गए इन वर्क फंक्शन टू जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। और मैंने मान लिए हैं यहाँ पे 6 खर्च हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गए इसको कोलिजन्स में, क्योंकि ये बीच में था ये इलेक्ट्रॉन, तो इसको ज़्यादा फोर्स था न्यूक्लियस का और एटम्स का, ये आसानी से नहीं निकला,
लेकिन इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या बन गई, 0। ये मेटल सरफेस से तो बाहर निकला है, लेकिन अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं रही। जो काइनेटिक एनर्जी जब इसके पास नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली ये मूव नहीं करेगा, तो ये कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा किसमें, फोटो करंट में, यानी फोटो करंट ये क्रिएट ही नहीं करेगा। अगर आपने देखा होगा जो मैक्सिमम टीचर्स होते हैं उन्होंने आपको पढ़ाया होगा, जो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन होती है ये स्पेंड करेगा ये दो चीज़ों में, एक करेगा वर्क फंक्शन में प्लस क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी में। यानी एक तो ये देगा, एक तो ये मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, दूसरा क्या देगा इसको, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये कहना गलत है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन में ही ये खर्च नहीं होगी जो एनर्जी फोटोन ने कैरी की फ्रॉम सन से। यहाँ पे तो इसको कोलिजन्स भी कुछ हो जाएंगे, वो एनर्जी कहाँ से लाओगे आप, क्योंकि इसके पास कोलिजन्स तो ज़रूर होंगे, इसीलिए ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। तो हम यहाँ से इक्वेशन को करेंगे, ये इक्वेशन भी वैलिड है, इसका मतलब ये नहीं कि ये इक्वेशन वैलिड नहीं है, लेकिन इसको हम मोर प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मेंस के तौर पे नहीं दे सकेंगे, क्योंकि हमें देखना है ये वाली जो एनर्जी है कोलिजन की एनर्जी, ये भी हमें देखनी है ना ये कहाँ गई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप देखोगे इस पे जो टोटल एनर्जी ई आई थी, फॉर एग्जांपल ये किस पे खर्च हुई, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया एक वर्क फंक्शन, दूसरा मैंने मान लिया है इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन, तीसरा मैंने मान लिया है फॉर एग्जांपल किस पे, काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी। अगर आप देखोगे जब कोलिजन 0 हो गए तब मैं इसको अप्लाई करूंगा, जब इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान कोलिजन्स नहीं हुए इनसाइड मेटल सरफेस, तब जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी होगी, एनर्जी रेडिएशन जो एब्जॉर्ब की इस मेटल ने वो 0 होगी फॉर एग्जांपल। इस पहले पॉइंट पे मैं ये अप्लाई करूंगा इसको, ठीक। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो ई निकलेगी उस वक्त, ई वो किसके बराबर निकलेगी, एक निकलेगी वर्क फंक्शन प्लस क्या निकलेगी, के ई, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू के ई। अगर आप देखोगे अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है यहाँ पे के ई, ये किसके बराबर निकलेगी, ये निकलेगी ई, के ई किसके बराबर निकलेगी, ई माइनस फाई नॉट। ये सही है, ये वाली सही इक्वेशन है। जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो होगी टोटल एनर्जी कितनी आई वहां से माइनस वर्क फंक्शन कितना इस्तेमाल किया हुआ, कितना एनर्जी इसको इस्तेमाल किया करना पड़ा इन ऑर्डर टू रिमूव फ्रॉम द मेटल सरफेस। और यही रीज़न है हम यहाँ पे एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी नहीं बताते हैं, हम क्या बताते हैं, हम खाली बताते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। हम एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोलिजन्स की वजह से कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी, इसलिए हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखो कि यह है के ई इज इक्वल टू, एक तो ये है ई किसके बराबर है, एच न्यू फॉर एग्जांपल। एनर्जी किसके बराबर होती है, एच न्यू, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट माइनस वर्क फंक्शन। तो इसको हम लिख सकते हैं के ई इज इक्वल टू एच न्यू की जगह हम सी डिवाइड बाई लैम्डा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सी डिवाइड बाई लैम्डा है, सी स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज वेवलेंथ, तो हम लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा माइनस 5। ये करेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। फिर काइनेटिक एनर्जी का अपना वैल्यू हम देंगे, यानी ये एनर्जी होगी टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस होगी वर्क फंक्शन, वही देगा मुझे काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी किसको, इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए, ठीक है। तो अगर आप देखो कि इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे हम, 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस 5। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी खुद किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ड्यू टू द मोशन ऑफ एन पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन जो मोशन में आ गया तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो वो है 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे जो एनर्जी होती है, एनर्जी होती है एच एफ के भी बराबर, अगर आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ये जो एफ है, एफ खुद किसके बराबर होता है, सी अपॉन लैम्डा, और लैम्डा वी कैन से दैट स्पीड होगी किसके बराबर, एफ इंटू लैम्डा, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट हम लिख सकते हैं इसको एफ के बराबर भी, एच एफ के बराबर भी, या लैम्डा एफ के बराबर भी लिख सकते हैं। दैट इज अनदर कॉन्सेप्ट हेयर।
तो ये क्या होगी, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या होगी, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होगी, यानी hc/λ - phi। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मटेरियल, ये डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, ये बहुत सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा यहाँ पे। अगर मैं कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाऊंगा, अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, देखो यानी कौन कौन सी इक्वेशन हमारे पास है। एक है हमारे पास E = h/, दूसरी है हमारे पास E = hc/λ, और एक इक्वेशन क्या हमने बनाई है अभी, हमने बनाई है ke = hc/λ - phi, और एक इक्वेशन हमने लिखी है यहाँ पे ke = phi + 1/2 mv², ये भी हमने लिखी है। अगर मैंने मान लिया है जो वर्क फंक्शन है, फॉर एग्जांपल एनर्जी जो आई है वहां से, वो इक्वल है और ग्रेटर देन है किससे, वर्क फंक्शन से। या तो वो इक्वल है, या तो वो इलेक्ट्रॉन करेगा मेटल सरफेस से, उतनी एनर्जी उसके पास है, या क्या करेगा, या इक्वल होगी या ग्रेटर होगी, ऑब्वियसली करेगा, जब ग्रेटर होगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स को करेगा। अगर मैंने मान लिया है ये ग्रेटर है फॉर एग्जांपल phi से, तो E किसके बराबर है, hc/λ इज ग्रेटर और लेस देन phi। अगर मुझे यहाँ पे इस लैम्डा का वैल्यू निकालना है, वो निकलेगा hc/phi लेस और ग्रेटर देन लैम्डा। तो ये भी एक इक्वेशन बनेगी यहाँ पे। और वी कैन ऑल्सो मॉडिफाई दिस इक्वेशन। अगर मेरे पास है जो phi है, phi का वैल्यू है मेरे पास h/0। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू क्या है, इंटेंसिटी, और E का वैल्यू है मेरे पास h/, तो जो ke बनेगी उस वक्त, ke वो क्या बनेगी, वो बनेगी phi0, वी कैन से दैट, या वी कैन से दैट जो यहाँ पे